चलिए, तो हम लोग का टॉपिक क्या था कि हम लोग कल देखे थे मानसिक योग्यता में वृद्धि आ जाती है बच्चे की। पूर्व बाल्यावस्था में जो कुछ हम लोग देखे थे कि बच्चों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब चीज़ तो पता होता है, लेकिन इसके पीछे छिपे नियमों को वो नहीं जानते। पर उत्तर बाल्यावस्था में आते-आते बालक जो है इन सब के पीछे छिपे नियमों को भी जानने लगते हैं, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पर तर्क करने लगते हैं। आप किसी बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तर्क करेंगे। उसपे लॉजिक खोजने की कोशिश करेंगे। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक भी हम लोग का कल हुआ था। आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मतलब बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। कोई भी कार्य वो खुद से, स्वयं से, खुद ही उसमें इन्वॉल्व होके एक्टिवली इन्वॉल्व होके उसमें करना चाहते हैं। ये चीज़ भी हम लोग का हो गया था। तो इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक और क्रियाओं की ओर झुकाव जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इस टॉपिक पे कल हम लोग का डिस्कस हुआ था। जी मैम, सृजनात्मक। हुआ था। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। इस टॉपिक पे भी हम लोग का कल डिस्कस हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है जो कि उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में ये गुण आते हैं, वो है हम लोग का 9th नंबर टॉपिक है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। ठीक है? सामूहिक प्रवृत्ति यानी कि समूह में रहने। क्या बताए थे हम लोग कि ये हम लोग का गैंग एज कहलाता है, ग्रुप एज कहलाता है। बच्चे अपने पीयर्स यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल, संगी साथियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समूह के साथ रहना इस एज के बच्चों को ना ज़्यादा पसंद आता है। समूह में रहना, समूह के लोगों का अट्रैक्शन प्राप्त करना, ठीक है? समूह के लोगों की बातों को मानना, जो समूह के लोग कहेंगे, उनके मित्र, संगी, साथी कहेंगे, उसी की बातों को ये मानना ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, माता-पिता की बातों की तुलना या फिर टीचर्स की बातों की तुलना। तो अगर हम लोग देखें, तो इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ग्रुप में। आप देखिएगा, गर्ल्स का है तो उनका भी अपना एक ग्रुप सर्कल होता है, बॉयज़ का है तो उनका भी अपना एक ग्रुप सर्कल होता है। तो इन दोनों की सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है और वो अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों तथा बालिकाओं के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है? सेम जेंडर वाले के साथ ही इनका अट्रैक्शन रहेगा। जैसे लड़का है तो लड़की के ग्रुप में ही रहेगा, लड़की है तो लड़की के ग्रुप में रहेगा। सेम जेंडर वाले के साथ यहाँ तक उत्तर बाल्यावस्था तक बालकों का अट्रैक्शन जो होता है सेम जेंडर, ठीक है? तो लड़का का लड़के के का ग्रुप रहेगा, लड़कियों का लड़कियों के साथ ग्रुप रहेगा। लेकिन ग्रुप में ही रहना ये लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उनकी रुचि जो होती है सामूहिक क्रियाकलापों पर, खेलों में ही किसी न किसी अस्थायी समूह का सदस्य बन जाना, इनका क्या होता है सबसे एकमात्र मेन मोटिव इस चीज़ में रहता है। किसी न किसी सदस्य का समूह किसी न किसी समूह का एक सदस्य बन जाना, ठीक है? कोई भी इनका अपना एक ग्रुप है, उस ग्रुप का उनका उनका अपने ग्रुप में उनका अपना भी एक अहम रोल हो, उनका अपना भी एक कोई भूमिका हो, ये होना उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। मतलब वो बोलते हैं, ठीक है? उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि हमारे ग्रुप में हम लीडर हैं, ठीक है? या फिर हम अपने ग्रुप में अगर ना जाएँ तो कोई डिस्कस नहीं किया जाता है या फिर किसी मैटर पे कोई किसी इश्यू पे कुछ बात नहीं करता है। हम उसके लीडर हैं, हम जो डिसीज़न लेते हैं वही होता है। मतलब अपना अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसमें खोजते हैं और वहाँ पे वो क्या होते हैं, अपने आप को रोल मॉडल के रूप में वहाँ पे निभाने की कोशिश करते हैं। तो समूह के सभी सदस्य मिलकर खेलते हैं, आपस में ग्रुप में खेलेंगे वे लोग, तरह-तरह के अन्य क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है? तो अधिकतर क्रियाकलाप करना मतलब समूह के साथ जितना वो चाहे ना, उतना ज़्यादा वो क्रियाकलाप करते हैं। अकेले रहेंगे तो नहीं करेंगे। इंडिविजुअली वो किसी भी तरह का क्रियाकलाप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे अपने ग्रुप के साथ, ठीक है? तो सामूहिक प्रवृत्ति की भावना यानी कि समूह के साथ रहने की भावना, समूह के साथ खेलने की भावना, ठीक है? समूह के लोगों की बातों को मानना, समूह में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ को फॉलो करना, इस ग्रुप या मतलब इस स्टेज के बच्चों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? जी मैम। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में अपने ही उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने की का काफी डिलाइट रहते हैं। वही स्वीकृति प्राप्त करना मतलब अट्रैक्शन, अपने ही ग्रुप, अपने ही फ्रेंड सर्कल्स के बीच मतलब उनका ज्यादा इम्पोर्टेंस हो,
ठीक है, कि अरे वो नहीं आया तो कैसे गेम खेलेंगे, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, उसका ड्रेस बहुत अच्छा है, उसकी पेंसिल बहुत अच्छी है, उसकी मम्मी जो लंच बॉक्स बना के देती है तो उसका लंच बॉक्स बहुत टेस्टी है, उसका लंच बहुत टेस्टी रहता है। मतलब उस अपना इम्पोर्टेंस जो है ना पाने के लिए बच्चे ललायत रहते हैं। आप ग्रुप में उनका थोड़ा भी इम्पोर्टेंस रहेगा, दूसरे बच्चे जो है या फिर दूसरे उनके फ्रेंड्स है जो है उनका थोड़ा भी तारीफ कर देंगे ना तो वो खुशी से फूल जाते हैं। ठीक है, और ग्रुप के लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं इस स्टेज में। ग्रुप के लिए ग्रुप के पर्सन बोलेंगे कि कल हमको क्या लाना है, कल हम लोग को सबको 50-50 रुपीज कंट्रीब्यूट करना है और हम लोग कल यहाँ पे पिकनिक करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप के पर्सन बोल दिए और तुम ग्रुप का लीडर है, तुमको तो कंट्रीब्यूट करना ही है, तुमको 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करना है। तो वो अपने आप को ग्रुप का लीडर समझ के, ठीक है, कि हम तो ग्रुप के लीडर हैं, हमको तो कंट्रीब्यूट करना ही है और हमको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है। वो जाके मम्मी से पापा से इस चीज के लिए जिद करेगा, डिमांड करेगा, और नहीं मिलने पर वो क्या करेगा, विरोध भी कर सकता है। वहां पे ये किसकी बातों को मानेगा, किसकी बातों को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, अपने ग्रुप की बातों को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। तो क्या होता है, अट्रैक्शन पाने के लिए, ठीक है, उसका लीडर बनने के लिए स्टेज के बच्चे जो है अपने ग्रुप में लीडर बनने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, ललायत होते हैं। ठीक है, अगला है रुचियों में अस्थायी परिवर्तन। रुचियों में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी का मतलब क्या होता है, अस्थायी का मतलब अभी इस स्टेज में जो उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है कि उनका यह इंटरेस्ट और यह रुचि जो है उनके आगे वाले जीवन भविष्य में भी वही बना रहे, वही बरकरार रहे। इसमें क्या है, अस्थिरता है, बाद में आने पे उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसमें बदलाव आ सकता है, उसकी रुचि बदल सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि रुचियों में अस्थायी परिवर्तन, यानी कि रुचि जो है ना, उनका यहाँ पे स्थिर नहीं है। किसी भी चीज को आज वो चूज कर रहा है, पसंद कर रहा है, आज उनको मैथ अच्छा लग रहा है, कल के डेट में उनको मैथ नहीं साइंस अच्छा लगेगा, परसों के डेट में उनको आर्ट्स ग्रुप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, आज उनको अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच में बहुत ज्यादा घूमना फिरना या फिर बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करना अच्छा है, कल उनकी रुचि में बदलाव आ सकता है। तो उनकी रुचि में क्या होता है, बदलाव आ सकता है। इस स्टेज में उत्तर बाल्यावस्था में हम लोगों को क्या देखना है, क्या जानना है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की जो रुचि होती है वो स्थायी नहीं होती है। ठीक है, वो समय के साथ बदल सकती है या बदलती है। ठीक है, तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रुचियों में अस्थायित्व का अभाव होता है। मतलब वो जो है, बोला जाए ना, तो वो परफेक्टली वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, या फिर हमें ये कोई चीज अच्छा लगा तो कुछ दिन तक उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर उनसे बोर हो गए तो फिर कुछ दिन दूसरे चीजों में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आज हमको कंप्यूटर चलाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो कुछ दिन कंप्यूटर का कोर्स किए, ठीक है, इसके बाद उसको छोड़ दिए, अब बोल रहे हैं, नहीं अब हमको कंप्यूटर नहीं, अब हमको कंप्यूटर नहीं सीखना है, अब हम क्या है, अब हम क्रिकेट में अपना नाम लिखवाएंगे, क्रिकेट सीखेंगे। तो अब उनका रुचि क्या हो गया, बदल गया। तो इसीलिए बोला जाता है अस्थिर होता है, कभी कुछ तो फिर कभी कुछ उनका जो है रुचि हो सकता है। तो इस अवस्था के दौरान बालक की रुचियों में निरंतर हम लोग परिवर्तन देखते हैं, सब समय परिवर्तन देखते ही रहेंगे। वह कभी कुछ पसंद करेगा तो कभी कुछ अन्य चीजों को वो पसंद करता है। तो वातावरण तथा समूह में परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे उनका इन्वायरमेंटल चेंज होगा, उनके आसपास का माहौल, उनके फ्रेंड सर्कल या फिर जो कुछ भी उसमें अगर उनको बदलाव दिखेगा, परिवर्तन आएगा, तो उनकी रुचियों में भी व्यापक रूप से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, आज बच्चा जो है मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट, उसका फ्रेंड सर्कल कोई और है, उनका इंटरेस्ट कोई और है। कल को अगर किसी उसको प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दिया जाए तो वहां पे उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसके माहौल के अनुसार, उसके वातावरण के अनुसार उसका इंटरेस्ट जो है उसमें बदल जाएगा। तो ये चीज याद रखना है कि उत्तर बाल्यावस्था के बालकों की रुचि जो होती है स्थायी नहीं होती है, वह समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार क्या होती है, बदलती जाती है। तो इनका जो है अस्थायी रुचि देखने को हमको मिलता है स्टेज में। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हुआ। हेलो, जी मैम, जी मैम।
बाकी आज जाने रिपीट नहीं करी। चलिए इतना है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट है टॉपिक संग्रह प्रवृत्ति। ठीक है, एक्वेशन टेंडेंसी यानी कि किसी चीज को संग्रह करने की, जमा करने की टेंडेंसी। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में हम लोग देखेंगे कि इस स्टेज के बच्चों को ना कुछ भी चीजों को इकट्ठा करके जमा करने की, रखने की जो रुचि होती है इन्हें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि वो पैसे को जमा, पैसे से मैं रिलेटेड नहीं है ये, पैसे को इसमें, पैसे को इससे हटा दीजिए बिल्कुल। मनी कलेक्ट करके रखने की टेंडेंसी नहीं, टेंडेंसी किसकी, देखिएगा हम लोग भी जब उस स्टेज में थे तो देखिएगा बहुत से बच्चे जो पहले गोली खेलते थे तो गोलियों को जमा करके रखते थे। बहुत से बच्चे जो है कार्ड्स खेलते थे तो कार्ड्स जमा करके रखते थे। कुछ बच्चे जो है पेंसिल्स को जमा करके रखते हैं। कुछ बच्चे जो है अलग अलग और भी खिलौनों के छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो सबको इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे बच्चों में देखिएगा उनके पास ऐसे कलेक्टिव चीज जो है बहुत सारे वो जमा करके स्टोर कर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में उत्तर बाल्यावस्था में हमें बालकों में संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी किसी चीज को जमा करने की प्रवृत्ति, इसको पैसे से रिलेटेड बिल्कुल नहीं करें। इसमें पैसे को इन्वॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, पैसे को जमा करने की टेंडेंसी नहीं होती है। किसी भी चीज को, चाहे वो कार्ड्स हो गया, चाहे वो गोली हो गया, चाहे वो खिलौने के ही छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हो गए। ठीक है, पहले के बच्चे जो होते थे ना ज्यादातर मोस्टली गोलियां इकट्ठा करके रखते थे, या फिर कुछ अदर हम लोग के खिलौनों की चीजें हो गई, उन सब चीजों को एकत्रित करके रखना। तो ये सारी चीजें जो है इस स्टेज के बच्चों में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि देख लीजिए क्या क्या वो लोग संग्रह करते हैं। बालक जो है कांच की गोलियां हो गई है हम लोग का, या फिर डाक टिकट हो गया, पहले के लोग टिकट्स भी जमा करके रखते थे। ठीक है, तो मशीनों के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े, खिलौने, माचिस के डिब्बे आदि का संग्रह करने में विशेष रुचि लेते हैं। इन सब चीजों को वो संग्रह करके जमा करके रखते हैं। और चित्रों को, खिलौनों को, गुड़ियों के कपड़े को, छोटे छोटे टुकड़ों आदि को वो क्या करते हैं अधिक रुचि से अपने अंदर अपने पास वो संग्रहित करके, लड़कियों के पास क्या देखेंगे, गुड्डे गुड़िया, उससे रिलेटेड खिलौने उलौने, छोटे छोटे प्लास्टिक के जो खिलौने में रहते हैं, उन सब चीजों को। इवन हम लोग भी अपने जब उस स्टेज में थे ना तो हम लोग भी वो सब चीजें एकत्रित करके रखते थे, इकट्ठे करके रखते थे। ठीक है, तो इस स्टेज में बालकों में ये सारे गुण आ जाते हैं, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति भी बालकों में आ जाती है, सामाजिक और नैतिक गुण आ जाता है बालकों में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि रुचियों में इनमें अस्थायी परिवर्तन होता है। कभी भी रुचि एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, कभी इस पे, कभी इंटरेस्ट आज इसमें है, कभी इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग को टेंडेंसी इस स्टेज के बालकों में देखने को मिलती है। अगला है हम लोग का टॉपिक 13 नंबर पॉइंट है काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी कि सेक्सुअल स्टीम, यानी कि अपने विपरीत लिंग वालों के प्रति इनका अट्रैक्शन इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो काम प्रवृत्ति यानी कि हम लोग का सेक्सुअल जो इनका इंटेंशन होता है ये बिल्कुल भी इस स्टेज में बालकों में नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। छोटे में जब बच्चा 2 से 2 वर्ष का है या फिर 2 से 6 वर्ष का है, उस स्टेज में बालकों में काम प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वो कैसे होती है उतना डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। तो उस स्टेज में बालकों में काम प्रवृत्ति होती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में काम प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। बालक स्वप्रेम तथा पिता या माता विरोधी काम ग्रंथियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, शैशवावस्था के बालकों को देखिएगा, बालक है तो माता के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बालिका है तो उसका पिता के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होगा। आप सुने होंगे जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो क्या बोलती हैं कि शादी करें, किससे शादी करेंगे, पिता से शादी करेंगे। ऐसा क्यों बोलती है, उनमें उस समय उस स्टेज में बालकों में, शिशुओं में काम प्रवृत्ति की कामना होती है, इसलिए। और देखेंगे बेटे जो होते हैं वो प्राय माँ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, बेटियां पिता की तरफ और बेटे माँ की तरफ। लेकिन यही जब उत्तर बाल्यावस्था में बालक आ जाते हैं, बालक या बालिकाएं आ जाती हैं, तो इनमें ये काम प्रवृत्ति बिल्कुल भी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वो स्वयं से प्रेम करते हैं इस समय और अपने ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं।
फ्रेंड सर्कल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो बालक बालिकाएं अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने, खेलने कूदने में, सगे संबंधियों के साथ समय बिताने में, इन सब चीजों में ज्यादा व्यतीत करते हैं और ये जो काम प्रवृत्ति है उनका इस स्टेज में बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। ये था हम लोगों का उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं। अभी तक जितना हम बताएं 13 पॉइंट्स था, ये 13 का 13 पॉइंट्स हम लोग का क्या था, उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं थी। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? संग्रह की प्रवृत्ति अभी हम जो बताएं, चाहे रुचियों में स्थायी परिवर्तन बताएं, ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता बताएं। आप लोग को कोई डाउट, चाहे कल का भी कुछ बताया हुआ है उसमें भी अगर कोई डाउट है तो बोलिए। मैम रुचियों के अस्थायी परिवर्तन के बाद क्या पॉइंट बोले थे? रुचियों में स्थायी 12 में? परिवर्तन, अच्छा, रुचियों में जो स्थायी परिवर्तन बोले थे, इसके बाद बोले थे संग्रह प्रवृत्ति, यानी कि बच्चों को किसी भी चीज को संग्रहित करने की भावना इस स्टेज में होती है, जमा करने की भावना। आप भी जब उस स्टेज में होंगी तो गुड्डे गुड़ियों के कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, इन सबको जमा करने की, रखने की आपकी प्रवृत्ति होगी। चाहे लड़के होते थे तो लड़के प्राय गोलियां हैं या फिर कार्ड्स के टुकड़े हैं, इन सबको क्या करते थे, अपना संग्रहित करके जमा करके रखते थे। तो इस स्टेज में बालकों में ये सारे क्वालिटी हम लोग को देखने को, सारे गुण देखने को मिलते हैं। और एक पॉइंट बोले थे मैम 12 के बाद, अच्छा नहीं शायद हो काम गया 12 प्रवृत्ति ही। की 13 है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी कि काम प्रवृत्ति अब कम हो जाता है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होता है, पूर्व बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति होता है, ठीक है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। कितना आप लोग का क्लियर है? तो अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का टॉपिक है हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, क्योंकि अब बालक क्या है, 6 से 12 साल के हैं, बालक औपचारिक रूप से स्कूल जा रहे हैं, बालक का समाज जो है अब धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस स्टेज में नैतिकता का, सामाजिकीकरण का इनमें आचरण आ रहा है। तो कैसे बालकों में हम लोगों को शिक्षा का क्या करना चाहिए, देनी चाहिए बालकों को, ठीक है। तो शिक्षा भी बालकों को हर एक तरह का, जैसे कि उनका शारीरिक विकास कैसे हो, मानसिक कैसे हो, ठीक है, या खेल या क्रीड़ा के द्वारा कैसे शिक्षा दिया जाए, हर एक फील्ड में कैसे कैसे हम उसको शिक्षा दे सकते हैं, हर एक टॉपिक पे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, जैसे कि नैतिक मूल्य हो गए, जिसको हम लोग मोरल वैल्यू कहते हैं, तो ये सारे आदर्शों का काफी सीमा तक क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। अब बालक जो है अपना, उनका समाज बड़ा हो रहा है, उनकी सोसाइटी बड़ी हो रही है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे नैतिक आचरण समाज के द्वारा इंटरेक्ट होने से ही आ जा रहा है। तो एक दूसरे से वो जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारे नैतिक गुण उनके अंदर ऐसे ही ऑब्जर्व हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब क्या होता है, उनका काफी सीमा तक उनका नैतिक आचरण जो है निर्धारित हो जाता है कि हमें ये नैतिक आचरण करना है। उनके व्यवहार में वो सब चीजें क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है, ठीक है, कि हमारे बड़े हैं तो हमको इस तरह से रिस्पेक्ट देना है, टीचर क्लास में आए तो इस तरह से ट्रीट करना है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन अब क्लास के बच्चों को या फिर इस स्टेज के बच्चों को ये सब चीजें नहीं सिखाया जाएगा। तो विकासात्मक विशेषताओं को अगर हम लोग ध्यान में रखकर इस बात को अगर देखें, तो शिक्षा के समुचित ढंग से विकास किया जा सकता है बालकों का। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों का हम क्या करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसके हर एक पक्ष का विकास, उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, उसका खेल में किस तरह से विकास हो, उसका सामाजिक विकास कैसे हो, हर एक तरह से हम उसका विकास करने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर। शिक्षा के माध्यम से हम उसका कैसे विकास करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग अगर उसका विकास करते हैं, सबसे पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट किया जाता है बच्चों का। शारीरिक विकास कैसे हम लोग उसका, ठीक है, कि बच्चा मतलब जो है शारीरिक रूप से किस तरह से कुशल हो। शारीरिक रूप से बच्चा कुशल रहेगा, जब बच्चा शारीरिक रूप से कुशल रहेगा तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अंदर अलग अलग विचार, नए नए विचारधारा, सृजनात्मकता का विकास उसके अंदर ऑटोमेटिक खुद ब खुद होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से करना है।
तो सबसे पहले तो बच्चे को एक पौष्टिक आहार मिलनी चाहिए। शारीरिक विकास अगर होना है बच्चे का, तो बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, एक पौष्टिक आहार मिलनी चाहिए, क्योंकि पौष्टिक आहार मिलेगा, बालक तंदुरुस्त रहेगा, तभी उसका मस्तिष्क का भी विकास सही तरीके से होगा। तो मानसिक विकास को अगर प्रोत्साहित करना है, तो उसके लिए क्या करना है, शारीरिक विकास पर भी उचित हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि शरीर की मात्रात्मक वृद्धि बहुत मंद गति से होती है। मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक वृद्धि, ये दो चीज हम आप लोगों को बताए थे विकास में शुरुआती दौर में ही। तो मात्रात्मक का मतलब क्या, जिसको हम लोग माप कर सके, जिसको हम लोग मेजर कर सके। और गुणात्मक मतलब क्या, जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसके गुणों में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मात्रात्मक वृद्धि बहुत मंद गति से होती है, यानी कि उसका सिर जो है वो धीरे 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 बड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर जो कुशलता आ रही है, ठीक है, उसका माइंड जो परिपक्व हो रहा है, किसी चीजों को सीख रहा है, जान रहा है, उस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, इस चीजों को तो हम देख रहे हैं, इस चीजों को हम केवल अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और ये जो है बच्चों में क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलता है। मात्रात्मक रूप से उसका मस्तिष्क जो है, उसका सिर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन गुणात्मक रूप से वो क्या हो रहा है, उसमें निरंतर परिवर्तन आते जा रहा है और तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें कि इस अवस्था में शरीर में दृढ़ता और शारीरिक रूप से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। क्या बताया थी कि शैशवावस्था में जितनी तेजी से बालक का विकास हो रहा है, बाल्यावस्था में आने पे वो विकास क्या होता है, मंद पड़ जाता है। लेकिन मंद पड़ने का भी एक रीजन हम बताए, क्या रीजन बताए थे कि जो भी चीजें जो है, जो भी विकास जो है इतनी तीव्र गति से हो रही थी, अब जो है उसमें क्या आती है, कुशलता आती है, दृढ़ता आती है। इस वजह से यहाँ पे विकास जो है मंद पड़ जाता है। ठीक है, तो बालकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन हमें उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए उन्हें विद्यालय में ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलाप, जैसे कि बच्चों को प्ले, बच्चे को अगर हम मान लीजिए 5 पीरियड हम लोग बच्चे को किसी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, क्लास के अंदर, कक्षा के चार दीवारी के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो एक क्लास उनका ऐसा भी होना चाहिए जो चार दीवारी के बाहर होना चाहिए, जो बच्चे को उनके इन्वायरमेंटल से जोड़े, उनके वातावरण से जोड़े, जिसमें बच्चे फिजिकली एक्टिव रहें, जिसमें बच्चे फिजिकली वर्क करें, खेले कूदे। ठीक है, तो ऐसे भी क्रियाकलाप बच्चों को देनी चाहिए, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास जो है हो सके। खेल कूद हो गया, व्यायाम हो गया, योगा हो गया। अब चाहिए ना प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में ये सब चीजों का भी प्रावधान वहाँ पे रखता है। वहाँ पे खेल कूद रहेगा, व्यायाम रहेगा, योग रहेगा, इन सब चीजों में बाल बालकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको खेल में इंटरेस्ट है, आपको खेल में पार्टिसिपेट करना है, आपको योगा करना है, आप योगा कीजिए, आपको कराटे सीखना है, आप कराटे सीखिए, आपको डांस सीखना है, आपको डांस। हर एक का अलग अलग क्लासेस होता है, और उनको उस क्लासेस में अपनी रुचि के अनुसार आपको, लेकिन फिजिकली वर्क करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, जहाँ पे हमारा शरीर जो है क्रियाकलाप करे, एक्टिवली वर्क करे। ऐसे क्रियाओं के द्वारा बालक का जो है शारीरिक विकास करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, कि शारीरिक विकास पर बल देना। ठीक है, शारीरिक विकास के माध्यम से बालकों का शारीरिक विकास करना। अगला है हम लोग का सेकंड पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन बेस्ड चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पर हम लोग का शिक्षा जो है वो डिपेंड होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, आप लोग को हम इससे पहले कल भी बताए थे कि आप जो जूनियर सेक्शन के बच्चों को, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की बुक्स को देखिएगा, तो उसमें थ्योरी बहुत कम रहता है, उसमें मोस्टली पिक्चर्स रहता है। या फिर हम आप लोग को जो एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक बोले हैं खरीदने के लिए, उस बुक को अगर आप लोग खरीदिएगा, चाहे निशान जी के पास वो बुक है, बुक आप देखिएगा निशान जी, उस बुक में पिक्चर्स ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, पिक्चर्स ज्यादा बने हुए हैं, और उस बुक को पढ़िएगा ना, तो उस बुक में कहानियां बहुत हैं, कथाएं बहुत हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग का वही बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बच्चे को माइंड को पढ़ना। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब क्या, बच्चे को माइंड, बच्चे के माइंड को पढ़ना, समझना, और बच्चे किस वे में जो है समझ सकते हैं,
किस वे में बच्चे जो है उस चीजों को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी वे के थ्रू बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से, इन सब के माध्यम से बालकों के क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी के थ्रू हम सब बच्चों को क्या देंगे, एजुकेशन देंगे। छोटे क्लास के बच्चों को इसी सब के द्वारा, कहानी हो गई, कविताएं होंगी, कथाएं हो गई, ठीक है, इन्हीं सब के माध्यम से क्या दिया जाता है, शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। अब उनको कोई चीज थ्योरी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि रटिए, तो वो रटना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो रट के उस चीजों को सीख नहीं सकते हैं। और रट के अगर मान लीजिए उस चीज को सीख भी रहे हैं, तो कुछ समय तक ही वो उनके माइंड में स्टोर रहेगा। लेकिन कहानी कथाओं के माध्यम से जो चीजों को वो पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, जिससे वो अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, वो चीज उनके माइंड में फॉरएवर हमेशा बने। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कक्षा में बालक बालिकाओं के साथ ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए जिस पर हम मतलब हमारा टीचर्स का कोई उनके ऊपर पाबंदी ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ना। ठीक है, बहुत ज्यादा अनुशासन में हम बच्चों को बांध के ना रखें, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, और टीचर का भय या मतलब टीचर्स के डर का भावना ना हो। बच्चे अगर टीचर से डरेंगे, बच्चे अगर टीचर से खौफ में रहेंगे, तो वो उनके मन में कोई डाउट होगा, कुछ प्रश्न होगा, तो वो कभी भी टीचर से पूछ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी भी वैसा माहौल कक्षा का नहीं होना चाहिए। माहौल कैसा होना चाहिए, एकदम मतलब फ्री माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है टीचर्स के साथ बात करें। जैसे कि आप लोग तारे जमीन पे मूवी देखे हैं, उसमें आमिर खान जो है अपनी कक्षा का माहौल कैसे बना के रखता है, कितना फ्रीली माहौल बना के रखता है। जो बच्चे जो है अदर टीचर से बात नहीं करते थे, डरे समय रहते थे, वो बच्चे भी क्या है, उस टीचर से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को उसके सामने रख रहे हैं। तो कक्षा का माहौल भी ऐसा ही होना चाहिए, और टीचर का रोल भी इस तरह का होना चाहिए। वो मूवी एक बहुत अच्छी मूवी है, एक आइडल मूवी है, जिसके थ्रू वहां पे बताया गया है कि हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने वो रख, उनकी क्या समस्या है। ठीक है, तो बालकों को डांटना डपकारना नहीं चाहिए, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दंड का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं, सीटेड में कहीं भी पनिशमेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दंड का प्रयोग बिल्कुल भी सीटेड में नहीं होना चाहिए। जितना हो सके बच्चों को स्नेह से, प्यार से ही हम उनके समस्याओं का समाधान करेंगे, हम उनके मानसिकता को समझेंगे, लेकिन दंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे सीटेड में यही बोलता है। तो क्या होता है हम लोग का, बच्चों के अनुकूल, आप अभी आप लोग को जो बताएं कि बच्चों के अनुकूल हम लोग को वातावरण बना के रखना चाहिए, जिससे बच्चे जो है भय या खौफ के माहौल में ना रहें, टीचर से उनको किसी डर का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी आपसे डरे नहीं। डर का मतलब ऐसा है कि खौफ में रह रहे हैं, उनके मन में किसी प्रकार का डाउट हो या क्वेश्चन हो, तो वो आपके सामने ना रखें, अपने डाउट्स को क्लियर ना करें, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करें। तो इस प्रकार का माहौल बिल्कुल भी कक्षा में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग का बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा होनी है, यानी कि बालकों के मस्तिष्क को पढ़ना, उनकी समस्याओं को जानना, उसके माहौल को जानना। ठीक है, और इसके बाद उस समस्याओं का निवारण करना। तो इसके लिए हमें क्या होना, पहले बात व्यक्तिगत रूप से बालकों के साथ इन्वॉल्व होना होगा, बालकों के साथ घुलना मिलना होगा। ठीक है, वैसा माहौल बनाना होगा ताकि बालक जो है अपने हर समस्या का समाधान हमारे पास हमसे लेने आए, या फिर अपनी हर समस्या के लिए वो हमसे सलाह लेने आए, ठीक है, पूछने आए। इस प्रकार का माहौल जो है बालकों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। अगला है हम लोग का पॉइंट, खेल तथा क्रीड़ा के द्वारा शिक्षा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि खेल और खेल खेल में बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। तो खेल खेल के माध्यम से भी बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे नैतिक आचरण बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाए जाते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं सिखाई जाती है। जैसे कि खेल खेल में ही बच्चों को, मान लीजिए प्लेग्राउंड में वो ढेर सारे बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए ले जाया गया, और उसमें सारे फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं। कोई एक फ्रेंड्स अगर मान लीजिए सेंचुरी बनाने में 2 या 3 रन पीछे है, लेकिन आखिरी बॉल है, ठीक है, आखिरी बॉल है, और उसको वो चांस नहीं मिला, तो वहां पे क्या है, उसका मित्र जो है उसको वह चांस दे देता है कि लो तुम अपनी सेंचुरी पूरी कर लो।
तो यहाँ पे क्या है, खेल खेल के माध्यम से उसमें सहयोग की भावना आई, सहयोग की भावना आई, समर्पण की भावना आई। जो फ्रेंड अपना बॉल उसको दे रहा है, उसमें समर्पण की भावना भी तो है। वो खुद भी तो उस पे रन बना सकता है, लेकिन उसमें समर्पण की भावना आई, सहयोग की भावना आई। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के प्रति उसके मन में और भी बहुत सारी भावनाएं, फीलिंग्स आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं देने का प्रयास करना चाहिए। खेल खेल के माध्यम से रूल रेगुलेशंस को भी कैसे फॉलो किया जाता है। अब हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, तो हम लोग के पास क्रिकेट में बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस होते हैं, तो उन सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो बिना किसी रूल रेगुलेशन के खेले। तो उस सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम खेले, उन सबको भी सीखना खेल खेल के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, तो खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं हम इस तरह से बालकों को दे रहे हैं। खेल के माध्यम से, क्रीड़ा के माध्यम से, क्रियाकलाप की एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ? अगला है भाषा विकास पर बल, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बल देना। ठीक है, कि बालक के भाषा का विकास कैसे हो, उनके पास शब्दों का ज्ञान कैसे ज्यादा आए, किस परिस्थिति में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, किस परिस्थिति में कैसे वाक्यों का प्रयोग करना है, इन सब का ज्ञान बालक में कैसे हो। तो बालकों में अगर हम लोग देखें तो पूर्व बाल्यावस्था तक बालकों के पास भाषाई ज्ञान था। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। क्यों ज्यादा नहीं था? क्योंकि बालकों का समाज जो था वह छोटा था। अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों से ही वो जो कुछ भी सुनता था उसी चीजों को वो सुनता है और ऑब्जर्व करता है, और वो उस समय स्कूल भी नहीं जाता था। तो शाब्दिक ज्ञान क्या था, उसका सीमित था। लेकिन हम लोग को शब्दों का ज्ञान क्या, हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो ही ज्यादा होता है। जो पढ़े लिखे पर्सन नहीं है, आप देख लीजिए, जो इंसान शिक्षित नहीं है, क्या उनको शाब्दिक ज्ञान नहीं होता है? उनको भी शाब्दिक ज्ञान होता है। कैसे होता है? समाज में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताकर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होकर उनके पास इन शब्दों का ज्ञान होता है। वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, लेकिन एक से एक शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस परिस्थिति में कैसे शब्दों को बोलना है उनका उनको ज्ञान होता है। तो कैसे ज्ञान होता है? समाज के साथ ही रह के ना होता है। तो समाज में ही सबसे पहले हम लोग का सबसे पहला, अगर हम लोग को शिक्षा कहीं से मिलती है तो समाज के माध्यम से मिलती है। तो समाज में रहकर वो सारे शब्दों का क्या करते हैं, शब्दों का भंडार एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था में ही भाषा का लगभग विकास तो हो जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा कि बालक का भाषाई विकास किस अवस्था में होता है, दशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है, तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे कि बाल्यावस्था में। दशवावस्था में बालक का रोना, गुटकना, ये सब भी भाषा का ही एक रूप है, लेकिन शाब्दिक भाषा नहीं है। ठीक है, ये शाब्दिक भाषा नहीं है, ये सांकेतिक भाषा के रूप में आएगा। तो बाल्यावस्था में ही बालकों का क्या होता है, लगभग विकास हो जाता है। और जब वे उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं हम लोग बालक, तो उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करने पे उनके पास अपनी पूरी की पूरी भाषा हो जाती है। ठीक है, अब उनको किसी अपने विचारों को व्यक्त करने में दूसरे के सामने किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उनकी क्योंकि अपनी एक पूरी भाषा है, कैसे किससे किस भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है, किस तरीके से बोलना है, इन सब का ज्ञान बालकों को हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में पूरी तरह से भाषा पे उनका क्या हो जाता है, पकड़ हो जाता है, पूरी तरह से उनको भाषा का ज्ञान हो जाता है, कैसे फ्लुएंटली बोलना है, किन संवाद का प्रयोग करना है, ठीक है, किस प्रवाह में बोलना है, वो सभी चीजें उनको आ जाती है। हर चीज का ज्ञान बालकों को इस हम लोग के उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है। भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें, अगर हमें बालकों का और अधिक, जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत लचीले स्वभाव के होते हैं, जो कम बोलते हैं, कक्षा में भी बैठे हैं ना तो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बहुत कम बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बालक है जिनमें भाषा विकार है, जो हकलाते हैं, बतलाते हैं, वह भी कम बोलते हैं, उनके पास भी, तो जो कम बोलेंगे, दूसरे से जो कम इंटरेक्ट होंगे, उनके पास शाब्दिक ज्ञान भी कम होगा, उनके पास शब्द भंडार भी कम होगा।
तो ऐसे बालकों के लिए हमें क्या करना चाहिए, कक्षा में डिबेट का आयोजन करना चाहिए। बच्चे डिबेट करें, डिबेट करेंगे तो उनका क्या होगा, जो भी हेजिटेशन वो हेजिटेशन दूर होगा, और डिबेट करने से उनका शाब्दिक ज्ञान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिबेट होना चाहिए। हमें बालकों को पत्र पत्रिकाएं पढ़वानी चाहिए कक्षा में खड़े होके, या फिर पढ़ने के लिए होमवर्क के रूप में देनी चाहिए। कहानी, कोई कहानी कहा जाए और बोला जाए आप इस कहानी को तुम अपने शब्दों में, अपने शाब्दिक रूप में इसको सुनाओ। इस तरह से बच्चों का शाब्दिक विकास क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषण देने के लिए, ऐसे स्पीचेस देने के लिए बालकों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बालक जो है अधिक से अधिक प्रोत्साहित और उनके भाषा का ज्ञान जो है बढ़े। ठीक है, क्योंकि कक्षा में क्या है, इंडिविजुअली हर तरह के बच्चे हैं। कोई बच्चा बहुत एक्टिव है जो हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में तो तेज है लेकिन किसी चीज में पार्टिसिपेट करने में बहुत संकोच करता है। तो उसके लिए हम टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि हमको क्या करना है, उसको इस चीज में इन्वॉल्व करने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको मोटिवेट करें। तुम ये करो, इससे तुम्हारा क्या होगा, भाषाई ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व का, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलप होगा। तो प्रतियोगिता में भाग लो, उसको कहानियों के माध्यम से समझाओ, कहानियां सुनने को कहो, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने को कहो, समाचार पत्र पढ़ने को कहो। इन सब चीजों के लिए हम उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, और इस तरह से हम बालकों का क्या कर सकते हैं, भाषा विकास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है रोचक पाठ्य सामग्री। जितने भी इंटरेस्टिंग पाठ्य सामग्री है ना, बालकों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। बालक उसको इंटरेस्ट लेके, रुचि लेकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और रुचि लेकर पढ़ेंगे तो उनकी रुचि और अधिक क्या होगी, रहस्यमय चीजों को पढ़ना चाहते हैं ना, तो मतलब उनकी इंटरेस्ट बढ़ते जाता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जानने के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो वो क्या करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा रोचक सामग्रियों को पढ़ने लगते हैं। बुक्स पढ़ने का उनका क्या होता है, हैबिट बनता है, अपने व्यवहार में वो शामिल कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो शब्दों का ज्ञान होगा, शब्दों का ज्ञान होगा तो किस परिस्थिति में कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, उन चीज का ज्ञान होगा। सृजनात्मकता का ज्ञान होगा। खुद से कहानी बनाने का नॉलेज होगा। ठीक है, खुद से कहानी बनाना, बनाकर, मान लीजिए बच्चे को एक छोटी सी स्टोरी दे दी गई, कहानी दे दी गई। ठीक है, बालकों को एक छोटी सी कहानी दे दी गई, और कहानी का अंतिम जो है, बालक जो है कक्षा में उस कहानी को पढ़ के सुनाया। अब टीचर के द्वारा क्या बोला गया कि ये जो कहानी अब यहाँ खत्म हो गई है, अब तुम अपने शब्दों में, ठीक है, या फिर अपने सृजनात्मक शक्ति से इस कहानी को और बड़ा करो, इस कहानी को और आगे बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ताकि बच्चा जो है माइंड में नए नए कहानियों को क्रिएट कर सके, बना सके, उसमें सृजनात्मकता का निर्माण हो। ऐसा करने से बालकों का शाब्दिक ज्ञान बढ़ेगा, सृजनात्मकता की शक्ति बढ़ेगी, बालक का शाब्दिक कौशल बढ़ेगा। हर एक चीज में उसका, बालक का क्या होता है, लैंग्वेज में अगर देखा जाए, भाषाई विकास देखा जाए, तो हर एक क्षेत्र में बालक का इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसीलिए बालक को कहानी, कविताएं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, ये सब पढ़ने के लिए कहा जाता है, ताकि बालक जो है इनोवेटिव हो सके, किसी चीज को खुद से इनोवेट कर सके, खुद से उसको क्रिएट कर सके, खुद से बना सके। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, यानी कि जो भी उनकी जिज्ञासा है, जो भी उनकी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी को हमको क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। जो भी वो हमसे प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का हमें जवाब देना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, या फिर जो कुछ भी उनका कॉन्सेप्ट जो है, उनके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हमें क्लियर करना चाहिए, ताकि बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। डाउट रहेगा बच्चे के अंदर तो वो पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान रहेगा। ठीक है, वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, और डाउट अगर क्लियर हो जाएगा तो वो आगे किसी दूसरे टॉपिक पे जाएगा, उस दूसरे टॉपिक की समस्याओं को समझने की कोशिश करेगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो जब भी बच्चा आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे, तो उसकी जिज्ञासा को हमें क्या करना चाहिए, शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे कभी भी डांटना डपकारना नहीं चाहिए। ठीक है, और सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि का मतलब भी वही हो गया कि जो भी उनके समूह के साथ वो वर्क करना चाहते हैं, प्राय इस स्टेज के बच्चों को सामूहिक कार्य करने देना चाहिए। ठीक है, ग्रुप में बच्चों को ड्राइंग दे दिए बनाने के लिए, ग्रुप में बच्चों को खेलने के लिए दे दिए, ग्रुप में एक टॉपिक दे दिए, उनके बच्चों को डिस्कस करने के लिए दे दिए। ठीक है,
ग्रुप में कोई ऐसा एक्टिविटी देती है जिससे बच्चे कोई कोई मॉडल बनाने के लिए देती है। अब बच्चे सब ग्रुप में मिलके एक्टिवली क्या कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चों को ग्रुप में करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, ग्रुप में रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं, तो ग्रुप के साथ किसी भी कार्य को करने में ज्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, एक्टिवली उसमें वो क्या करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उस कार्य को करने में वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको अच्छा से अच्छा लुक दे सके, अच्छा से अच्छा बना सके। तो इसीलिए हम लोगों को बालकों को सामूहिक रूप से किसी भी कार्य में इन्वॉल्व करना चाहिए। हो गया? जी मैम। कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं डाउट है तो चलिए आगे का टॉपिक है, हम लोग का आगे का पॉइंट है इसी का, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। ठीक है, मतलब हम लोग को कंस्ट्रक्टिव वर्क भी बालकों को देना चाहिए, जिससे बालक जो है उसमें इन्वॉल्व हो सके और अपनी रचना का प्रदर्शन कर सके। ठीक है, जैसे कि हम लोग बीच बीच में बालकों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं स्कूल में, तो टॉपिक पढ़ाते हैं तो किसी टॉपिक पे हम लोग बालक को कोई मॉडल बनाने के लिए देते हैं। जैसे कि हम अभी बालक को स्कूल में एसएसटी पढ़ा रहे थे, तो एसएसटी पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को क्या बोल दिए कि आप हमको एक्टिव वोल्केनो बना के दिखाओ। तो बच्चे क्या है, मिट्टी से एक्टिव वोल्केनो बना के लाए, उसको कैसे क्रिएटिव बनाना है, उसको कैसे इफेक्टिव बनाना है। तो बच्चों ने उसमें क्या किया, इनो है, तो वाटर है, सोडा है, उन सब का प्रयोग करके आपको उसको एक्टिव करके दिखाया कि देखिए मैम कैसे ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव वोल्केनो है तो इसमें से हम लोग का क्या होगा, मैग्मा भी निकलेगा। तो ये सारे रचनात्मक कार्य बच्चों को देने चाहिए बीच बीच में। केवल कक्षा को कभी भी बोरिंग नहीं बनाना चाहिए, केवल हम वर्बली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, केवल रिटर्न वर्क दे रहे हैं, ये बच्चों का पढ़ाने का कोई सही तरीका नहीं है। उसमें क्या है, हम लोग को बच्चों को सृजनात्मक कार्य दे रहे हैं, ग्रुप में डिस्कस दे दिए, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे, सामूहिक प्रवृत्ति वाला कार्य ग्रुप में डिस्कस करने के लिए दिए, कुछ मॉडल बनाने के लिए दे दिए, कुछ भी दे दिए, या फिर कोई रचनात्मक कार्य दे दिए, मिट्टी का या लकड़ी का या कागज का, कुछ भी है तुम हमको बना के दिखाओ। वेस्ट पेपर से तुम बेस्ट से बेस्ट चीज बना के दिखाओ। ठीक है, पेपर से तुम हमको बॉल बना के दिखाओ, पेपर से तुम हमको वॉच बना के दिखाओ, पेपर पर तुम हमको ड्राइंग करके दिखाओ। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से, या फिर तुम मिट्टी के पॉट बना के दिखाओ, या फिर दीपावली है जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो दिए है तो दिए को डेकोरेट करके दिखाओ। तो ऐसे एक्टिविटीज जो है बच्चों को क्या करते हैं, रचनात्मक बनाने में, उनको कंस्ट्रक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और बच्चे ये सब कार्य को देखिएगा ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हैं। जैसे हम एक बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो जैसे टॉपिक खत्म होता है तो बच्चे तुरंत बोलते हैं कि मैम इसमें क्या बना के लाना है, बताइए हमको, इसमें जो भी बना के लाना है हम लोग नेक्स्ट वीक में बना के लाएंगे। तो बच्चे खुद ही इन सब कार्यों के लिए आपको बोलेंगे, मतलब इंसिस्ट करेंगे कि मैम हमको इसमें कुछ वर्क दीजिए, कुछ ऐसा हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क दीजिए जो हम लोग घर में बनाए और बनाकर लाए। और नेक्स्ट वीक सारे के सारे बच्चों के हाथों में कोई वल्केनो बना के लाया है, तो कोई फ्लावर पॉट बना के लाया है वेस्ट मटेरियल से, तो कोई कुछ बना के लाया है, सब कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइटम बना के लाकर आते हैं। तो हम लोग को रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करने के लिए बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे क्रियाकलाप करवाने चाहिए बीच बीच में कक्षा में। ठीक है, इससे बच्चे जो है अपनी स्टडी से बोर भी नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग एक देखे थे, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता में देखे थे संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो संग्रह करने की इसमें भी हम लोग देखेंगे शिक्षा के माध्यम से भी कि संग्रह करने की जो उनकी प्रवृत्ति है उसको भी हम लोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनका जो ये हम लोग का जो उनका बिहेवियर होता है कि किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, इसको भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उनके उस वेस्ट मटेरियल से हम लोग कुछ अच्छा चीज बना सकते हैं, और फिर उसके उन वेस्ट मटेरियल का हम लोग कोई अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे तारे जमी पे जो मूवी है, किसान नाम का जो लड़का था, जिसको क्या था, शाब्दिक विकार था। ठीक है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं था, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, उसको क्या था, केवल वो शब्दों को सही नहीं समझ पाता था। लेकिन उसमें एक चीज आप लोग देखे, जब आमिर खान उन सभी बच्चों को कहाँ ले जाता है, एनवायरमेंट में ले जाता है, वातावरण के साथ इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, और सबको बोलता है कि जिसको जो बनाना है बनाओ। तो वो बच्चा अपनी पोटली से जो कुछ भी निकाल रहा है, सारे टूटे फूटे खिलौनों के पार्ट्स, पुर्जे थे, पेंसिल थे, वो सब चीज क्या थे, वो सब चीज वो संग्रहित करके ही रखा था। और वो भी इसी स्टेज का बच्चा है,
वो भी उत्तर बाल्यावस्था का ही बच्चा है और वो उन चीजों को क्या करके रख रहा था, उन चीजों को संग्रहित करके रख रहा था। इसीलिए बोला जाता है कि संग्रह प्रवृत्ति को भी बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो उस अपनी संग्रह प्रवृत्ति से, अपने संग्रह करने की आदतों से किसी नए इनोवेशन को कर सकते हैं, किसी नए चीज को इनोवेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए उनके इस संग्रह प्रवृत्ति को भी हमें प्रोत्साहित देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अपने बड़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, समाज में अपना क्या एक भूमिका बनाना है, इन सब चीजों पर भी हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ये टॉपिक हम लोग का थोड़ा बड़ा है, आज हम सर से बात करेंगे। आप लोग जितना अभी तक क्लास किए हैं ना, हम उसका नोट्स आप लोग को भेज, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, हम लोग दोनों पॉइंट्स क्लियर करके आज इस उत्तर बाल्यावस्था को फिनिश कर देते हैं। अगला है हम लोग का मोरल एजुकेशन, यानी कि नैतिक विकास। तो मोरल एजुकेशन के दौरान हम लोग क्या देखेंगे कि नैतिक मूल्य बालकों को सिखाया जाता है। आप लोग देखोगे कि जूनियर सेक्शन तक बालकों का एक बुक होता है। हिंदी मीडियम में चाहे हम लोग अपना एनसीईआरटी की बुक में देखें अगर, तो एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक, इसमें भी बहुत सारे नैतिक आचरण सिखाए गए हैं, मोरल वैल्यू सिखाए गए हैं। और अगर प्राइवेट सेक्शन में अगर जाए प्राइवेट बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहां पे भी प्राइवेट स्कूलों में वहां पे भी बच्चों का एक मोरल एजुकेशन एक बुक होता है, जिसमें बालकों के मोरल को, उनके नैतिक विकास को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें, कहानी, कविताओं, इन सब के माध्यम से किया जाता है। जो भी दिया जाता है ज्यादातर स्टोरी, कथा, कहानी, ये सब के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से बालकों का कथा, कहानी, कविताओं के माध्यम से हम लोग को क्या क्या करना है, उनका नैतिक विकास करना है, उनको नैतिक शिक्षा देनी है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बचपन में लकड़हारे की कहानी सुने सुने है ना, अभी भी आजकल के बच्चों के बुक में ये दिया रहता है, ये लकड़हारे वाली कहानी कि लकड़हारा जो है नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, लोहे की कुल्हाड़ी से, उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है, तो तालाब से जब तालाब की देवी निकलती है तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकलती है, तो वो बोलता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकलती है तो भी बोलता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकलती तो कहता है कि हाँ यह मेरा है। तो देवी जो है उसके ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसको सोने, चांदी और लोहे तीनों की कुल्हाड़ियां दे देती है, उसको धनवान बना देती है। ठीक है। इसमें भी तो बालकों को मोरल दिया जा रहा है ना, ईमानदार होने का, ऑनेस्ट होने का, बालकों को शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, ठीक है, पटकथाओं के माध्यम से बालकों को क्या दिया जाता है, नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। हम लोग देखेंगे प्याजे जी जो थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग प्याजे जी के पढ़ेंगे। और प्याजे जी के एक शिष्य हैं, जिन शिष्य शायद हैं अभी, उनका नाम है वाइगोस्की, उनके बारे में ठीक है। इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ पे व्यासी जी के विषय में थोड़ा सा दिया गया है कि प्याजे जी ने 2 अवस्थाओं में क्या किया है, बालकों के नैतिक विकास को, ठीक है, बालकों में जो नैतिकता का विकास होता है उसको प्याजे जी ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक को प्याजे जी क्या बोलते हैं, पहली अवस्था को प्याजे जी कहते हैं प्रायत्त अवस्था, ठीक है, पहली अवस्था को प्याजे प्रायत्त अवस्था कहते हैं, और दूसरी अवस्था को प्याजे जी जो है स्वायत्त अवस्था कहते हैं। ठीक है। हमारे जो जीन प्याजे जी हैं स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्हीं के ऊपर जो है हम लोग जो कुछ भी स्टडी करते हैं या स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, मोस्टली इन्हीं के थ्योरी पर आधारित होता है। तो इनका जो है, इन्होंने बालकों के नैतिक विकास को 2 चरणों में बांट दिया, एक होता है प्रायत्त अवस्था और दूसरा को उन्होंने नाम दिया स्वायत्त अवस्था। ठीक है। तो प्रायत्त अवस्था के दौरान बालकों में नैतिकता की समझ दूसरों के अनुसार आती है। प्याजे जी का क्या कहना है कि जब बालक प्रायत्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एज मेंशन नहीं किया है, एज मेंशन हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, केवल यहाँ पे इनके विषय में थोड़ा बहुत बताया गया है कि जब उन्होंने प्रायत्त अवस्था की जिक्र की है तो उनका क्या कहना है कि प्रायत्त अवस्था में बच्चों में जो नैतिकता होती है ना, वो प्राय दूसरों के कहने पर होती है। माता पिता बोल रहे हैं बेटा दादाजी हैं पैर छू के प्रणाम करो, ठीक है, बेटा बड़ों को पैर नहीं लगाना चाहिए, बेटा बड़ों को गाली नहीं देनी चाहिए, बड़ों से आप करके बात करनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना, मतलब जो कुछ भी प्रायक्त अवस्था में बच्चे करते हैं वो अपने बड़े के कहे अनुसार करते हैं, अपना उनका कोई लॉजिक नहीं होता है, बड़े जो बोलेंगे बच्चे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही बालक स्वायत्त अवस्था में पहुंचते हैं, प्याजे जी के अनुसार जैसे ही बालक स्वायत्त अवस्था में पहुंचते हैं, तब उनमें जो नैतिकता आती है वो उनके बड़ों के कहे के अनुसार नहीं होती है, उसमें वो अपना लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक है, माता पिता बोल रहे हैं कि बेटा, जैसे कि कल आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे कि बेटा बिल्ली काट देना तो रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो वो उसमें लॉजिक खोजेगा, वो उनसे 50 तो प्रश्न करेगा, बिना तर्क के, बिना उस पे वो सेटिस्फाइड हुए वो आपके बातों पर अमल नहीं करेगा। लेकिन प्रायत्त अवस्था में बच्चे को बोल देंगे ना कि बेटा बिल्ली काट दी है, ठीक है, तो क्रॉस नहीं करना, जो मम्मी मना की है हम नहीं जाएंगे, वैसे बोलेगा मम्मी मना की हम नहीं जाएंगे। लेकिन स्वायत्त अवस्था के बच्चों को बोल दे, वो आपसे पहले तो 50 तो प्रश्न करेगा, ठीक है, आपके प्रश्न आपके आंसर से सेटिस्फाइड होगा तो वो आपकी बातों को फॉलो करेगा, नहीं सेटिस्फाइड होगा तो आपकी बातों को फॉलो वो नहीं करेगा। यानी कि क्या है कि प्रायत्त अवस्था के दौरान बालकों में नैतिकता की समझ दूसरों के अनुसार आती है, दूसरे जो बोलते हैं उसी के अनुसार उनमें नैतिकता आती है। ठीक है, यानी कि समाज के नैतिक मान्यता और नियमों को दूसरों के दृष्टिकोण से बालक समझते हैं और देखते हैं, दूसरे जो बोलते हैं जैसे बोलते हैं उसी के अनुसार बोलते हैं और उसी के अनुसार वो करते हैं। लेकिन अगर यही नैतिकता हम लोग दूसरी अवस्था में देखे, यानी कि स्वायत्त अवस्था में देखे, तो वहां पे जो है बाल्यावस्था के दौरान अगर हम लोग देखेंगे तो वो नियमों और मान्यताओं में तर्क करता है बालक, उस पर लॉजिक ढूंढेगा, उसका फैक्ट ढूंढेगा। ठीक है, बिना फैक्ट ढूंढे, बिना लॉजिक ढूंढे वो आपकी बातों पर अमल नहीं करेगा, और उसके बाद ही अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसको मानता है। इसके बाद भी उसको लगता है कि हाँ ये सही है, मम्मी जो बोल रही है सही है, तो उसको वो मानेगा, अन्यथा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नहीं मानेगा। तो उचित निर्णय या सामाजिक मान्यताओं व नियमों में विश्वास बढ़ाने में उन्हें विद्यालय में हमें क्या करना चाहिए, स्कूल में बालकों को मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि बालकों को हम लोग मोरल वैल्यू पढ़ाते हैं, स्टोरी, पटकथाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, इन सब के माध्यम से बालकों को मोरल एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, ताकि उनका लॉजिकल पावर भी ठीक हो, उनमें नैतिकता का भी विकास हो। ठीक है, और मतलब जो है बालक जो होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए किसी विषय में कोई जानकारी नहीं है, विषय में कोई टॉपिक में नॉलेज नहीं है, और माता पिता के मना करने पर भी वो उस पर बहस कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, ठीक है, उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, इसके बावजूद तो वो उस पर क्या कर रहा है, बहस कर रहा है, उसको मानने से अस्वीकार कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है, अगर उसको इस सब इन सारे विषयों पर, इन सारे टॉपिक पर अगर स्कूल में शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, तो वो चीजों को वो वहां पे इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएगा, इतना ज्यादा माता पिता से बहस नहीं करेगा, या फिर उन चीजों को मान लीजिए माता पिता, जैसे कि पुराने जमाने में हम लोगों को बोला जाता था, बहुत सारी बातें बताई जाती थी, मम्मी कहती थी कि इस टाइम पे घर से बाहर नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे, जैसे कि मान लीजिए एक की लड़कियां जो है रात में बाहर ज्यादा देर तक घर से नहीं कर सकती हैं, तो हम लोग क्या करते थे, अपने माता पिता के कहने अनुसार बातों को मान लेते थे। लेकिन अब जो है स्वायत्त अवस्था में जब बच्चे आ जाएंगे, और वहाँ इस स्टेज की लड़कियों को अगर बोला जाएगा कि इतने देर तक घर से बाहर मत निकलो, तो वो बोले कि क्यों नहीं निकलेंगे, भैया तो बाहर निकलता है, चाहे भाई वो तो बाहर जाता है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे, इसका आप लॉजिक दीजिए, इसका आप कारण दीजिए, क्या कारण है। तो उन सारी चीजों को वो क्या करता है, जानने की, समझने की कोशिश करता है, और जानेगा, समझेगा, उस पे अपना वो सहमति प्रकट करेगा, उस पे उसको सेटिस्फाइड होगा, तभी उन निर्णयों को वो मानेगा, अन्यथा वो उस निर्णयों को नहीं मानेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जी मैम। एक लास्ट पॉइंट हम लोग का इसी में, मानसिक विकास पर बल, यानी कि एम्फेसिस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे, बालक का मानसिक विकास कैसे हो सके। तो मानसिक विकास इन सब तरीकों से हो रहा है। बालकों को जो हम लोग नैतिक विकास दे रहे हैं, इससे भी बालकों का मानसिक विकास हो रहा है। बालक को हम लोग सामाजिक ज्ञान दे रहे हैं, उससे भी बालक का नैतिक विकास हो रहा है। हर फील्ड में, हर चीज में बालक का क्या हो रहा है, नैतिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मानसिक, हम लोग क्या देखे थे कि शैशवावस्था में बालकों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होता है, बाल्यावस्था में आने पर उसका, उत्तर बाल्यावस्था में आने पर उसका मंद पड़ जाता है। लेकिन क्या आती है, उसमें दृढ़ता आती है, वो जिन चीजों को सीखा है, वो जिन चीजों को जाना है, जिसपे उसका समझ का निर्माण हुआ है,
उसमें वो अधिक ज्यादा उसके ज्ञान का विस्तार करता है, उसको और अधिक विस्तार पूर्वक समझता है, ठीक है, उसमें वो दृढ़ता लाता है, उसमें वो मेच्योरिटी लाता है। तो कुछ मानसिक क्रियाओं को छोड़कर, जैसे कि अमूर्त चिंतन, ठीक है, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ तक बालक जो है किसी भी चीज को ठोस रूप से, कल भी ये चीज हम बताए थे आप लोग को कि ठोस रूप से देखेगा, ठीक है, जब तक वो उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों के सामने नहीं देखेगा, तब तक उस पर अपना कोई विचारधारा नहीं बना सकता है। चलिए हम आप लोगों को सॉरी, मतलब जिन चीजों को वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, जिन चीजों को वो ठोस रूप से देख रहा है, उसी पर वो अपनी विचारधारा बनाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि तुम कल्पना करके बताओ कि अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड घूम रहे हैं वो कैसे होंगे, उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या गुण है, वो किस रंग के हैं, तो बालक वहां पे कल्पना नहीं कर सकता है इस स्टेज तक। इस स्टेज तक, उत्तर बाल्यावस्था तक, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था तक बालकों में काल्पनिक क्षमता नहीं होती है। वो किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख कर ही उस पर अपनी विचारधारा प्रकट कर सकते हैं, या फिर जो कुछ भी बोलना है या कल्पना करनी है वो कुछ चीजों को देख कर ही कर सकते हैं। उसके सामने पृथ्वी का मॉडल रख दिया जाए तो वो पृथ्वी के विषय में अपनी सारी विचारधारा बता देंगे कि पृथ्वी ब्लू कलर की है, यह अपने स्थान पर थोड़ी झुकी हुई है, यह गोल घूमती है, यह सूर्य के चारों ओर, ये सब चीज वो बता देंगे। लेकिन जब उनको पृथ्वी का मॉडल ही नहीं दिखाया जाएगा, पृथ्वी के बारे में उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उसमें वो कल्पना करके नहीं बता सकते हैं, उनकी काल्पनिक क्षमता इस स्टेज में नहीं होती है, ठीक है, इमेजिनरी पावर उनका इस स्टेज में नहीं होता है। तो जो भी चीजें वो देखेंगे ठोस रूप से अपने सामने, अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रहने पर भी उस पर अपना वो चिंतन प्रकट करेंगे। और मानसिक चिंतन, मतलब यहाँ पे बच्चे मूर्त रूप से चिंतन करते हैं, इसको हम लोग प्रत्यक्ष चिंतन भी कहेंगे, इसको हम लोग मूर्त चिंतन कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉन्क्रीट कहेंगे, यानी कि जो चीजें ठोस रूप से वो चीजें देख रहे हैं। मान लीजिए कोई गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल बच्चे देख रहे हैं, अब गुलाब के फूल के विषय में बोलेंगे कि 4 लाइन बताओ, तो वो बता दे कि गुलाब का फूल इस कलर का है, उसमें कांटे होते हैं, ऐसे पंखुड़ियां होती हैं, वो चीज बता देगा, ठीक है। लेकिन बालक को कुछ ऐसी चीजें जो कि वो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, और उसके विषय में सुना है, तो केवल मात्र सुनने मात्र से वो उस पर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कुछ भी अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता है उत्तर बाल्यावस्था तक। किशोरावस्था में जाएगा तो बालकों में काल्पनिक क्षमता आ जाएगी। आप किसी टॉपिक पर उसको वर्बली बता दीजिए, वो अपने काल्पनिक क्षमता के माध्यम से, कल्पना शक्ति के माध्यम से उस पर आपको पूरा का पूरा स्टोरी लिख के दे देगा। किशोरावस्था में उनमें ये आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा मैम। जी मैम, वो मेरा कॉल आ गया था मैम इसे। आपका कॉल आ गया था निशांत जी, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि उत्तर बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस 3 स्टेज तक बालकों में जो है किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ही उसकी अवधारणा विकसित होती है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई चीज उसके सामने रहेगी, ठीक है, जो उसके सामने नहीं है, जिसको वो देख नहीं रहा है, उसपे वो अपनी कोई विचारधारा प्रकट नहीं कर सकता है। यह गुण जो होता है बालकों में कब आता है? किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में बालक आ जाएगा तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई चीजों को वह नहीं भी देख रहा है तो भी वो अपनी विचारों को उस पर प्रकट कर सकता है, उस पर एक स्टोरी बना के लिख सकता है, उस पर 2-4 लाइन बोला जाएगा, वो 2-4 लाइन, ठीक है। तो उस समय उसमें एक काल्पनिक क्षमता आ जाती है। तो वो उनका स्टेज वाइज होता है, स्टेज, हर स्टेज के अनुसार उनमें वैसे वैसे गुण जो है आते हैं, उनके कैरेक्टर में शामिल होते हैं। तो अब लास्टली अगर हम लोग देखें तो इस स्टेज में बच्चों में मूर्त चिंतन यानी कि चीज को देखा और देख के उसके ऊपर चिंतन किया, विचार किया और अपना विचार बताया। वस्तुओं के संरक्षण का गुण, ठीक है, ये गुण आ जाते हैं। रिवर्सल क्वालिटी आ जाती है। रिवर्सल क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? यानी कि किसी चीज को पहले मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 सीखा और 4 4 3 2 1 यानी कि रिवर्स करके भी उनको उस चीज को बताने की क्षमता आ जाती है, रिवर्सल क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नियमों को समझने का गुण आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग हर चीज जानते हैं, लेकिन इसके पीछे के नियमों को वो नहीं जानते, और उत्तर बाल्यावस्था में इन नियमों को भी वो जान जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुण जो है बालकों में उत्तर बाल्यावस्था में आ जाते हैं।
तो बालकों में परफेक्शन आ जाएगा, उनका मेमोरी बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो जाता है, ये लार्ज हो जाता है, क्यूरियोसिटी होती है, लॉजिक पावर होता है, थिंकिंग पावर होता है, ये सारे अधिकतम विकास बालकों में स्टेज में आ जाते हैं। लगभग सारे के सारे गुण बालकों में उत्तर बाल्यावस्था में आ जाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, और वो एक क्या है, काल्पनिक क्षमता के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना, जो कि किशोरावस्था में आने पर आता है। कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, उस पर बच्चा बच्चा जो है कोई भी विचार प्रकट अपना नहीं कर पाएगा। ये केवल एक गुण जो है बालकों में किशोरावस्था के आने पर आता है, बाकी लगभग सारे के सारे गुण उनके उत्तर बाल्यावस्था तक ही आ जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोग का उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पे खत्म। अब हम लोग का नेक्स्ट रहेगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, अभी तक हम आप लोग को जो कुछ भी बताएं इस टॉपिक में, आप लोग को कुछ भी कहीं भी डाउट है तो पूछिए। बस किशोरावस्था हो जाएगा, हम लोग का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगला, ये टॉपिक हम लोग को पूरी तरह से कंप्लीट। अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा फिजिकल एंड द मोटर डेवलपमेंट, जो कि हम लोग का बहुत ही छोटा है, और कोशिश करेंगे कि इसको एक दिन में ही खत्म। ठीक है, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट जो हम लोग का बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है, ये टफ नहीं है। तो इसको कोशिश करेंगे एक दिन में खत्म करने का, और इसके बाद हम लोग अपना इन्वायरमेंटल एंड ये हम लोग का एक और टॉपिक है इसके बाद, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। उसमें हम आप लोग को एक ट्रिक बता देंगे, जिस ट्रिक से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे जो भी प्रश्न आएगा, इसका कोई क्वेश्चन आप लोग का कभी गलत नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दो टॉपिक, किशोरावस्था है, इसका एक छोटा सा छोटा थोड़ा सा रह गया है, एक दो पेज का है, और शारीरिक और क्रियात्मक डेवलपमेंट, और ये कोशिश करेंगे कि हम 5 दिन में आप लोग का ये 3 गुण है, जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी हम लोग। चलिए पूछिए, आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इसके बाद हम आप लोगों को ना यहाँ का कुछ टॉपिक पढ़ा देते हैं। यहाँ का कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद, क्योंकि हम लोग का सीडीपी तो हम लोग का 30 मार्क्स का है ही, लेकिन लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी तो 30 मार्क्स का है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को लैंग्वेज करवा दें, जो 30 मार्क्स आप लोग का कंप्लीट हो जाए, केवल 30 मार्क्स लैंग्वेज वाला। ठीक है, कोशिश करेंगे हम आप लोगों का कि 30 मार्क्स का लैंग्वेज जो है, वो यहाँ का 4-5 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग लैंग्वेज पे चले जाएंगे और लैंग्वेज कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपका वहाँ का 30 मार्क्स सेव हो जाए। चलिए पूछिए, किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन है? निशांत जी, जी मैम। कोई मैम क्वेश्चन नहीं है? नहीं मैम, ईवीएस में मैम सिलेबस देख रहे थे, तो मैम हाँ, वहाँ कंटेंट में लिखा हुआ था फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्ड, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, वाटर, वाटर है, फिर ट्रैवल है, कौन सा शेल्टर क्लास है। का? मैम यही सर भेजे थे सिलेबस उसमें। हाँ, ये सब है। तो मैम ये हम लोग, आप जो हाँ, तो कल हम बोल लोग कल बताए थे, हम आपको इंडिविजुअली क्लास वाइज जो इंडेक्स था उसमें से बताए थे, लेकिन हम लोग को उसमें भी हम लोग को शेल्टर के विषय में पढ़ना है कि कहाँ के कैसे, जैसे कि हम आप लोग को कल बताए थे कि वल्लम एक तरह की नाव होती है जो कि केरल में चलती है। ठीक है, तो यातायात से भी रिलेटेड हम लोग का, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। शेल्टर, कहाँ के शेल्टर कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आप लोग को बताते थे, शेल्टर आप जैसे नाम लिए, तो हम लोग का शेल्टर से क्वेश्चन आता है कि कहाँ के घर होते हैं जहाँ की छतें जो होती है, वो जो होती है स्लैंटिंग होती है, छत जो होगी स्लैंटिंग होगी, और घरें जो होती हैं जो है ना, वो पत्थरों की बनी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग का लद्दाख का जो घर होता है ना, वो इसी टाइप का होता है। लद्दाख की घरें एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनी होती है, और छत जो होती है इस तरह से ढलवा शेप में होती है, ताकि बर्फ जो है ऊपर ना जम सके।
क्वेश्चन आता है कि कहाँ की घरें जो है जमीन से 10 से 12 फीट पर बनी होती हैं, ठीक है। तो हमारी आसाम की घरें जो होती हैं जमीन से 10 से 12 फीट पर बनी होती हैं और टेम्पोररी घरें होती हैं, परमानेंट हाउसेस नहीं होती हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, पानी का लेवल बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से घरें वहां पे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होती है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूछ देगा राजस्थान में किस प्रकार की घरें होती हैं, तो राजस्थान में जो है मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें जैसे से बनी हुई घरें होती हैं और छत जो है कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो ये आपका शेल्टर से टॉपिक से रिलेटेड हो गया। फूड से रिलेटेड हो जाएगा कि कौन सा फूड हम लोग का कितने टाइम में पचता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। कौन सा टाइम फूड है कितने टाइम में पचता है, जैसे कि हम लोग का एक ये है सुक्तो चावल, ये कहाँ का भोजन है, पूछ देगा। हम लोग का फूड से रिलेटेड हो गया ये। सुक्तो चावल कहाँ का भोजन है। हम लोग का फेस्टिवल से रिलेटेड पूछ देगा कि हम लोग का आसाम में जो है ना एक तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम लोग बिहू कहते हैं, ठीक है। तो उस बिहू में क्या क्या वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपका हर एक टॉपिक से अलग अलग आएगा, इसमें सब इन्वॉल्व, इसमें सबका सब मिक्स है। आपको जो हम सिलेबस दिए हैं वो हम लोग का हर एक अलग अलग टॉपिक है। फूड से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर्स है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका क्लास 3 में भी फूड से रिलेटेड चैप्टर्स है, क्लास 4 में भी फूड से रिलेटेड चैप्टर्स है, क्लास 5 में भी फूड से रिलेटेड चैप्टर्स है, ठीक है। तो उन सब से वो एक टॉपिक है फूड, और उससे अलग 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 चैप्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग का सेल्टर से रिलेटेड है, तो सेल्टर से रिलेटेड हम लोग के बहुत सारे चैप्टर्स 3 में 4 में 5 में हर एक क्लासेस में है, और उसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, वो सेल्टर टॉपिक पे आ जाएगा। आपको फेस्टिवल एक टॉपिक दिया गया है, अब फेस्टिवल से रिलेटेड हम लोग का तीनों ही क्लास 3 4 5 तीनों में भी अलग अलग 2 या 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इस तरह से।